हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग राजस्थान बोर्ड के 10वीं क्लास की विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और उसमें आपको पता है कि हमारे पास एक इस तरह का संजीव की डेस्क वर्क है। उसमें से हम लोग पिछली बार हमने दूसरा मॉडल पेपर डिस्कस किया और आज हम लोग तीसरा मॉडल पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मॉडल पेपर से कई हटके कोई क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर लेंगे, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग इसमें डिस्कस कर देंगे। आप लोगों के पास अगर ये डेस्क वर्क है तो आप डेस्क वर्क को निकाल करके बैठिए और साथ साथ में देखते जाइए। उसके अलावा अगर आप लोगों के पास डेस्क वर्क नहीं है तो आप लोगों को जो मैं प्रश्न पढ़ूंगा वो सुनते जाना, क्लास को ध्यान से सुन लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर हमारा है तीसरा, कक्षा 10 की विज्ञान का। तो देखिए, पहला ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दिया। AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है। भाई बहुत बढ़िया सवाल। AgNO3 को अंदर अपन NaCl का जब विलयन मिलाते हैं तो कौन सा अवक्षेप बनेगा। पहला ऑप्शन दिया NaNO3, दूसरा ऑप्शन दिया AgCl, तीसरा ऑप्शन दिया HCl और चौथा ऑप्शन है हमारा SgBr। तो सीधा सा क्या ऑप्शन बने, आंसर करेक्ट होगा AgCl, करेक्ट आंसर हो जाएगा AgCl, यानी कि आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखो सीधा सा है। अगर हम लोग AgNO3 प्लस NaCl की रिएक्शन करवाते हैं तो AgCl बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। तो हमारा जो श्वेत अवक्षेप है वो किसका बनेगा, AgCl का। ठीक है ना, ये आपका श्वेत अवक्षेप होगा। श्वेत अवक्षेप, अवक्षेप किसे कहते हैं, वे जो अभिक्रिया में बनने वाला वो पदार्थ जो जल में अघुलनशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेथेनोइसिटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। सिटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। पहला ऑप्शन मेथेनोइक अम्ल, दूसरा एसिटिक अम्ल और चौथा साइट्रिक अम्ल और पांचवा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो भाई सिटी के डंक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल। इसी का दूसरा नाम आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ध्यान रखना। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो होता है वो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, उसके तीसरा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल है, वो किसमें पाया जाएगा भाई, नींबू के अंदर पाया जाएगा। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, नींबू के अंदर। और एक है अपना ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल जो किसमें पाया जाता है भाई, टमाटर के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना ये सारे के सारे ऑप्शन, क्योंकि कभी पूछ ले सिटी में कौन सा पाया जाता है तो कभी पूछ ले मेथेनोइक अम्ल जो है वो मधुमक्खी के डंक में भी होता है, मधुमक्खी के डंक में भी होता है। तो कभी पूछे तो ये मधुमक्खी का भी पूछे तो भी आपको बताना मेथेनोइक अम्ल। अगर पूछे सिरका में कौन सा, एसिटिक अम्ल किसमें, तो सिरका में। ऐसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आंसर आपके यही है। और यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं अम्लों के बारे में। कभी 1 नंबर का पूछेंगे, कभी मिलान करने के लिए 2 नंबर का पूछ लेंगे। पिछले मॉडल पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सारे नाम याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, हीरा होता है। कौन सा होता है, हीरा। और हीरा जो है वो अधातु है। हीरा जो है वो अधातु है। होता क्या है, ये जो आपकी कार्बन है, कार्बन का एक अपर रूप है। क्या है,
अपर रूप। अपर रूप का मतलब ये होता है जो कोई भी तत्व विभिन्न रूपों में इस धरती पे पाया जाता है, वो उसके प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? आपने चैप्टर पढ़ा होगा 7वां, नियंत्रण एवं समन्वय। तो समन्वय किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है रुधिर परिवहन तंत्र के द्वारा, दूसरा ऑप्शन तंत्रिका तंत्र। देखो आपके पास आ गया तंत्रिका तंत्र, तो आपका दिमाग लगेगा साथ तंत्रिका तंत्र, और आप आगे वाले बिना ऑप्शन पढ़े ही आप सही कर दोगे क्या? तंत्रिका तंत्र। लेकिन हो जाएगा गलत, क्योंकि आगे वाले और ऑप्शन पढ़ो। अंतःस्रावी तंत्र। भाई साहब आप कहोगे ये भी होता है कहीं ना कहीं, तो ध्यान रखना आपका 10वां ऑप्शन है वो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा जो समन्वय होता है वो तंत्रिका तंत्र, और कौन होता है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र में कौन शामिल है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, आपको पता है, हार्मोन। क्या स्रावित होते हैं? हार्मोन। तो वो भी हमारे समन्वय में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइबोलाइट क्या है? ट्राइबोलाइट। ट्राइबोलाइट क्या है? तो ट्राइबोलाइट क्या है? ये एक जीवाश्म है। क्या है? जीवाश्म है, लेकिन कैसा? अकशेरुकी। अकशेरुकी जीवाश्म है। कैसा जीवाश्म है भाई? अकशेरुकी जीवाश्म। ध्यान रखना, अकशेरुकी जीवाश्म है। ठीक है ना। अच्छा, एक ऐसा का ऐसा अकशेरुकी जीवाश्म हमने कल और पढ़ा था। किसी को याद हो तो बताओ फटाफट। कल हमने एक अकशेरुकी जीवाश्म पढ़ा था, किसी को पता हो तो बताओ। वो था आमोनाइट या ओमोनाइट या आमेनाइट। ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इंग्लिश के नाम जो होते हैं ना, वहां पर हिंदी में मात्राओं का गड़बड़ हो जाता है, तो कोई नहीं, आप ध्यान रखना आमेनाइट या आमोनाइट। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? भाई कोई समतल दर्पण है, ये मान लो समतल दर्पण है, और कोई प्रकाश की किरण लंबवत एकदम यूं आ रही है, तो आपको पता होगा जो लंबवत आएगी तो यहां पर लंब खींचेंगे, अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच कोण जो होगा वो 0 डिग्री बनेगा। कितना कोण बनेगा? 0 डिग्री। तो आपको पता है आपतन कोण और किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मतलब अभिलंब भी यहाँ और आपतित किरण के बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। तो वहां पर जाएगी उसके और अभिलंब के बीच, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा? 0 बनेगा। यानी कि कितना डिग्री पे वापस जाएगी, तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। ध्यान रखना। ठीक है ना। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में जो है निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ध्यान रखना, हमने बताया था आपको अंड वाहिनी के अंदर संपन्न होती है। कहाँ होती है? अंड वाहिनी के अंदर संपन्न होती है। अंड वाहिनी, अंडाशय से जैसे ही अंडाणु निकल के अंड वाहिनी के अंदर आता है तो वहां पर शुक्राणु आता है, और अंडाणु और शुक्राणु का संलयन ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो वो कहां पर होता है निषेचन? अंड वाहिनी के अंदर होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है उसका जो वर्ण है, रंग है, वो किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर। जो कण है जो प्रकाश का प्रकीर्णन कर रहे हैं ना, वो कण है वो कितने बड़े हैं छोटे हैं, उनके आधार पर निर्भर करता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? तापीय प्रभाव वही मैंने बताया था ना, जब किसी सालक के अंदर अपन क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है या तापमान उसका बढ़ता है, उसे तापीय प्रभाव कहते हैं या उष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो किसमें? विद्युत हीटर। भाई साहब हीटर इसी तापीय सिद्धांत पे ही काम करता है। जितनी ज्यादा उष्मा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो उष्मा देता है। तो ये तो है ही। स्त्री, विद्युत स्त्री, प्रेस जो होती है, प्रेस वो भी इसी सिद्धांत पे काम करती है, गर्म होती है ना। और विद्युत बल्ब भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना,
इस तरह का फिलामेंट, वो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है वो भी तो क्या ऊष्मा ही तो उत्पन्न करता है, तो ये भी ऊष्मीय या तापीय सिद्धांत पे कार्य करता है। लेकिन विद्युत पंखा गर्म आराम होने के सिद्धांत पे काम नहीं करता, ये तो क्या करता है, घूमता है। ये तो क्या करता है, घूमता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, धूप में रखे सौर सेल से कितनी विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। अगर धूप में आपने सौर सेल रखा है तो कितनी विद्युत उत्पन्न होगी, तो ध्यान रखना 0.7 वाट, कितनी 0.7 वाट। ठीक है ना। अगला, आहार श्रृंखला में कितनी ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। कल भी बताया था, आहार पोषी में एक 10% का रूल चलता है। 10% का मतलब ये है कि जैसे यह उत्पादक है, ये उत्पादक है, ये आपका उपभोक्ता है। मान लो प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता। तो नियम ये है कि इस उत्पादक के पास मान लो 100% ऊर्जा है, कितनी है, 100% ऊर्जा है, तो ये क्या करेगा, 90% ऊर्जा तो अपने खुद के ऊपर खर्च करेगा। मतलब खुद के ऊपर मतलब अपने जैसे जनन करेगा, शोषण करेगा, जो भी काम करेगा उसके ऊपर वृद्धि करेगा, है ना। 90% उस पर खर्च करेगा, पीछे की 10% अगले ऊर्जा स्तर में, अगले खाद्य श्रृंखला के भाग में दे देगा। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता को 10% मिलेगी। फिर ये वही करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता 10% अगले को देगा और 90% खुद के रखेगा, खुद के काम में लेगा। इसी तरह से अगले में 10% देगा। तो स्थानांतरित कितने परसेंट दूसरे पोषी स्तर पे जाएगी, तो 10% जाएगी। ठीक है ना। कुल्ह कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है। कुल्ह जो है वो आपकी कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो, इस तरह से ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो हो गए यही क्लियर। अब अपन एक छोटे छोटे प्रश्न है जिनका एक वर्ड में ही आपको खाली जगह में जो है वहां भरनी है, यानी कि उत्तर देना है एक वर्ड में। ठीक है ना। बहुत बेहतरीन प्रश्न रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कार्बन का वह रूप जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में सेट होता है। याद करो कौन सा फुटबॉल के रूप में कौन होता है, वो होता है फ्लोरीन। कौन सा, फ्लोरीन। अच्छा, फ्लोरीन अलग है और फ्लोरीन अलग है, फ्लोरीन अलग है और फ्लोरीन अलग है। फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ध्यान रखना। फ्लोरीन अलग है और फ्लोरीन अलग है। तो फ्लोरीन जो होता है ना, उसकी जो संरचना होती है एक फुटबॉल की तरह कार्बन के परमाणु सेट होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर व्यवस्थित तत्व कहलाता है। जो आवर्त सारणी है उसमें इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में जो तत्व है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु बोलते हैं। अच्छा, इन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है ना। या फिर इन्हें अर्ध धातु भी बोलते हैं, या फिर इन्हें अर्ध धातु भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े धातुओं के गुण भी आते हैं, थोड़े थोड़े अधातुओं के गुण भी आते हैं। ठीक है ना। अगला, पेप्सिन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन क्या पाचक एंजाइम है, ये खाली जगह का पाचन करता है। पेप्सिन, प से पेप्सिन और प से प्रोटीन। तो पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ध्यान रखना, किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। नेक्स्ट है, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियमन कौन करता है। मादा जो होती है उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है, तो मादा का करता है एस्ट्रोजन। कौन करता है, एस्ट्रोजन। अगर आपसे पूछे नर के अंदर कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखें। ये मादा के अंदर होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण या नियंत्रण करता है, और ये नर के अंदर करता है। ठीक है ना, क्लियर। चलो अगला देखो, एक इस तरह का चित्र बनाया हुआ है। ये पूछ रहे हैं, उपरोक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह विद्युत परिपथ में खाली जगह के लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए अपन चित्र बनाते हैं, सबको पता है ये क्या है, अमीटर है। क्या है, अमीटर है। क्या है, अमीटर है। करता क्या है,
ये विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। अच्छा, विद्युत धारा को मापता है, किसमें मापते हैं? इसका जो मात्रक है वो बता दो। विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं? एम्पियर के अंदर। और एम्पियर को बड़े ए से लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, परिवर्तित करती है, वो कौन होता है? दिक् परिवर्तक होता है। दिक् परिवर्तक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये हमारा क्लियर हो गया 6 प्रश्न। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक मतलब थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक है ना। वह अभिक्रिया लिखी है जिसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। अगर कभी कभी ऐसे सीधा ही पूछते हैं कौन से यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, या श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो देखो वो होता है AgBr, ठीक है ना। जो AgBr है इसका उपयोग कहां पर होता है? आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है ना। AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब अपन सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य का प्रकाश में रखते हैं ना, तो ये Ag अलग हो जाता है प्लस Br2 अलग हो जाता है, Br2 अलग हो जाता है। यही अभिक्रिया आपकी ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यूज होती है। अगर आपको पूछे कि जो कौन सा यौगिक होता है यूज, तो ये AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड आंसर होगा। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है CuSO4 0.5H2O। CuSO4 0.5H2O, 0.5H2 का मतलब होता है ये क्रिस्टलन जल है। इसका विशिष्ट नाम क्या है? इसका विशिष्ट नाम ध्यान रखना क्या होता है? नीला थोता। नीला थोता। वैसे क्या नाम होगा? कॉपर सल्फेट। वैसे क्या नाम होगा? कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न देखो, तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य, भाई साहब काम तांबे का शुद्धिकरण करना है तो कौन सा विलयन अपन लेते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में? तो ध्यान रखना किसका लेते हैं? कॉपर सल्फेट का ही लेते हैं। कॉपर सल्फेट का ही विलयन लेते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, एथेनोइक अम्ल की संरचना बनाओ। एथेनोइक अम्ल की, इसने तो सूत्र भी दिया हुआ है CH3 करके और COO और H, या फिर अगर सूत्र नहीं भी दिया होता तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र हमको पता होना चाहिए। एथ यानी कि 2 कार्बन है, ओइक है यानी कि एक साइड से डबल बॉन्ड से O जुड़ा होगा, एक साइड से O और H जुड़ा होगा। अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो, 1 2 और 3 और 1, ये है ही है 4। अब सारे कार्बन की संयोजकता पूरी है तो देखो CH3 और C और OO 1 2 और 1 H, ये इसकी संयोजकता भी पूरी। और ये सूत्र संरचना चित्र हो गया, ये इसकी संरचना चित्र है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछता है आपसे, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पूछता है तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, बना के दिखा देते हैं ना। कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, 1 2 3 4। इसी तरह से दूसरा कार्बन 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन इसका 1, इसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 और 4 और 5 और 6। और इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ो और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ो। अब ये संरचना आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। ये संरचना आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। इसी तरह से इसको भी जोड़ दो, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। एक तो पूछे संरचना चित्र पूछे, एक तो पूछे संरचना चित्र, एक पूछे आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना तो संरचना तो ये है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपकी ये वाली है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपके लगे होते हैं, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं। ऐसे करके भी दिखा सकते हो, डॉट करके भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। क्लोरीन समस्थानिकों के परमाणु बाहर लिखिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिक मिलते हैं आपको। क्लोरीन कितने नंबर का है? क्लोरीन होता है आपका 17 नंबर का। तो इसके परमाणु में एक तो आपका मिलेगा, आपका 35 क्लोरीन, एक तो मिलेगा 35, एक मिलेगा क्लोरीन 37। ध्यान रखना, 2 आपके जो है ये इसके समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वो समस्थानिक कहलाता है। सम स्थान, स्थान सेम हो। स्थान सेम कब होगा? जब इसका परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, तो इसे समस्थानिक कहते हैं। और समबारिक उसे कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग हो और परमाणु द्रव्यमान सेम सेम हो, ठीक है। अगला, इस तरह से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत सहायता करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सा ग्राही अंग संतुलन में काम आता है? देखो ग्राही अंग कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। देखो आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 होते हैं। इसमें संतुलन के लिए आपको ध्यान रखना, कान काम आता है संतुलन के लिए। कान या जिसको बोलते हैं अंतःकरण, अंदर वाला कान है ना, ये संतुलन में काम आता है। कभी आप कानों को बंद करके आपके शरीर रॉड को पार नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो कान है, अंतःकरण में काम आता है। दूसरा कि इसका काम क्या है? सुनना है। दूसरा इसका क्या काम है? सुनना भी है, सुनना भी होता है, आवाज को अंदर लेना, ठीक है। अगला, स्पाइरोगैरा में प्रजनन की विधि किस विधि से होता है? स्पाइरोगैरा, जो स्पाइरोगैरा है इसके अंदर ऐसे खंडन होता है, खंडन। ये इस तरह का स्पाइरोगैरा होता है। ये क्या करता है? 2 भागों में टूट जाता है तो नए नए जीव बन जाते हैं, नए नए जीव बन जाते हैं। ये आपका क्या? स्पाइरोगैरा। कौन सी विधि है ये है खंडन विधि। कौन सी विधि है? खंडन विधि। चलो अगला देखो, एमीटर को विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? एमीटर, एमीटर का अभी हमने चित्र बनाया था ना, वैसे वाला एमीटर। एमीटर को कौन से परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो आप मीटर को कौन से में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। करता क्या है मीटर? विद्युत धारा को मापता है। अब विद्युत धारा को मापता है, उसके अलावा किस में मापता है? तो एम्पियर में मापता है, ठीक है ना। इसी तरह से एक होता है वोल्ट मीटर, वी और प्लस और माइनस, ये इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर किसको मापता है? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर। और इसको अपन किसमें जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। ये श्रेणी क्रम में और ये समांतर क्रम में, ठीक है ना। विभवांतर को मापता है किसमें? मात्रक क्या है इसका? मात्रक पूछे तो ध्यान रखना क्या है भाई? वोल्ट। क्या है? वोल्ट, ठीक है ना। वी यानी वोल्ट। ये बातें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने करी? तो ये आपके किसने करी थी? माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करी, ठीक है ना। अगला है, किसी परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं है और किस दिशा में है, और ये जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसको विद्युत धारा की दिशा वगैरह या है या नहीं है, करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए हमारे पास एक मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, पवनों का देश किसे कहते हैं? पवनों का, वायु वाला देश, डेनमार्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को कहते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जो फ्रिज वगैरह होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये अपना खंड पूरा हो गया अ, अब खंड आता है अपना ब खंड आ रहा है, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है ना। सबको पढ़ाना है ना, सबके एग्जाम है तो सबको पढ़ना है, और ये सीरीज जो है वो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला देगी। जो बच्चे ये सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, हमारे साथ देख लेंगे, वो बहुत बढ़िया स्कोर आराम से करेंगे, ठीक है ना। निम्न अयस्कों के सूत्र, हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3।
ये क्या है, लोहे का अयस्क होता है, ठीक है ना। अगला है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट CuFe कॉपर, और ये फेरस लोहा, और आपका कौन H2 सल्फर जुड़ के कॉपर पाइराइट का निर्माण करता Fe2O3, ये होता है, ये आपका लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, ठीक है। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या है, विशाल संख्या है। कार्बन के इतने यौगिक क्यों हैं, इसके दो गुण हैं, दो गुण हैं। एक तो इनका है संरक्षण, संरक्षण का मतलब ये क्या करता है, कार्बन के खुद के कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ के बहुत लंबी श्रृंखला बना देता है, या किसी के साथ जुड़ के लंबी श्रृंखला बना देता है। दूसरा गुण है सतु संयोजकता, सतु संयोजकता, सतु संयोजकता का मतलब ये है कि इनकी संयोजकता जो है वो है कितनी, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम पड़ते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करने की वजह से इनके पास क्या होता है, बहुत सारे यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। फिर सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अभी बताई थी, जहां पर आप लोग क्या करो, इलेक्ट्रॉनों को दर्शाओ, तो इलेक्ट्रॉनों की बिंदु संरचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो बात करें सल्फर की, तो सल्फर कितने नंबर का होता है, 16 नंबर का होता है। सल्फर कितने नंबर का होता है, 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 6, राइट। इसके बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपके 6 है। तो इसकी जब अपन ये इसकी बुक के अंदर भी आप लोगों के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं, तो इसमें आपको पता है 8 सल्फर के अणु एक साथ गोल घेरे में जुड़ते हैं, कितने, 8, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और ये 8। इस तरह से आप पहले तो बना दो। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, वैसे सारे के सारे एकल बंध से जुड़ते हैं, तो पहले तो इनका ऐसे घेरा बना देते हैं, ऐसे ऐसे घेरे बना देते हैं, जहां पर एकल बंध ही अपन को बनाना हो। अरे कहाँ जा रहा है, इतना लंबा कहाँ हो रहा है। इस तरह से आप 8 सल्फर के परमाणु, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो, अब आप लोगों को क्या करना, इस सल्फर का एक परमाणु इसके साथ जोड़ो और एक इसके साथ, 2 हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, इस बंध में जाएगा, 2 गए, पीछे रहे 4, 1 2 3 4। इसी तरह से एक इसका यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से इसका 1 2 3 4 5 और 6, इसका 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से आपका ये सारा का सारा आप बराबर इलेक्ट्रॉन बना करके आराम से बना लेना, ठीक है ना। एक इसमें आएगा, एक इसमें आया, और एक यहाँ पीछे रहे 4। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी किसकी, सल्फर की, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पुटअप हो सकता है, ध्यान रखना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आई बात समझ है। चलो 16, अब इसको पता तो होना चाहिए कैसे बनती है, वो तो याद रखोगे तब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किसे कहता है। आवर्त सारणी में आवर्त किसे कहता है, आवर्त का मतलब जो 37 पंक्तियां हैं, आवर्त और एक वर्ग। आवर्त सारणी में 2 नाम मिलते हैं, एक आवर्त मिलता है, एक वर्ग मिलता है। आवर्त का मतलब जो 37 पंक्तियां हैं, 37 पंक्तियां हैं, मतलब ऐसे ऐसे पंक्तियां हैं, उन्हें तो अपन क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर है, ऐसे खड़ी है, ऊर्ध्वाधर, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऐसे जो खड़ी है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और ऐसे क्षैतिज है उन्हें अपन बोलते हैं, ऐसे आडी, ऐसे वाली को तो बोलते हैं आवर्त, ऐसे वाली को बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ध्यान रखना। जो आवर्त होते हैं, पूछ रहा है होते कितने, तो आवर्त ऐसे ऐसे क्षैतिज ऐसे ऐसे पंक्तियां टोटल है 7। और अगर पूछे वर्ग कितने, तो जो ऐसे 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 जो संरचना बनी है ना, ऐसे ऐसे, वो टोटल उनकी संख्या कितनी है, 18। टोटल कितनी है, 18, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, पदार्थ के पादपों के कोई 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम बताओ। पादपों के अपशिष्ट पदार्थ क्या हो सकते हैं, 2। हमारे तो हमें पता है क्या क्या,
जीवों के तो हमें पता है, लेकिन पादपों के बताओ भाई। एक तो होता है भाई गोंद, जो आप गोंद खाते हो ना, गोंद, गोंद होता है। और क्या होता है? रेनिन। और क्या होता है? रेनिन। ये दो अपशिष्ट पदार्थ है। जो आप गोंद खा रहे हो ना, पादपों का क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। देखो ये कहाँ पड़े रहते हैं तो ध्यान रखना है। ये मतलब रहते कहाँ है? संचित कहाँ रहते हैं तो ध्यान रखना, ये कहाँ रहते हैं? जो जाइलम होता है ना, जाइलम, पुराने जाइलम होता है ना, वहां भरे रहते हैं। पुराने जाइलम के अंदर भरे रहते हैं, ठीक है ना। जाइलम क्या है आपको पता है? उत्तक है। किसका सम्मान करता है? जल और खनिज लवणों का, ठीक है ना। जीवाणु और वायरस जनित यौन संसारित रोग, एसटीडी रोग। तो जो यौन संसारित रोग होते हैं वायरस और जीवाणु से, बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु से तो कौन होता है? गोनेरिया होता है। कौन होता है? गोनेरिया। और बात करें वायरस से कौन होता है? एड्स होता है, AIDS। एड्स का पूरा नाम पूछे, कल भी बताया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। कि कौन से वायरस से होता है? HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ध्यान रखेंगे। फिर है राइजोपस में बीजाणु समासंग का चित्र बना रहा है। राइजोपस के अंदर जो बीजाणु समासंग है, जनन की विधि है, कैसे होता है? तो ये इसकी जड़ें होती है बहुत सारी, और इस तरह से इसकी श्रृंखलाएं होती है। तो यहाँ पर इसके क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु जब फूट जाते हैं तो बीजाणु बाहर निकलते हैं, और बीजाणु जब फूट जाते हैं तो बीजाणु क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं और नए नए राइजोपस का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह के बीजाणु हैं। बीजाणु जो होते हैं वो इस बीजाणु धानी के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होती है? बीजाणु धानी होती है, उसके अंदर बीजाणु सुरक्षित रहते हैं। बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। फिर कहलाता है विवर्तन। क्या है विवर्तन? किसे कहते हैं? विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन जो है वो क्या के, विवर्तन का मतलब ये है, आपको पता है प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण है हमेशा यूं सीधी सीधी चलती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी सीधी चलती है। अब सीधी सीधी चलती है, यहाँ पर कुछ आता है, अगर अपारदर्शी चीज आती है तो ये क्या करती है? उससे टकरा के यूं चली जाती है, ऐसा ही होता है। लेकिन मान लो छोटी छोटी चीजें आ जाए, अगर यहाँ पर एक छोटा सा एक कोई अपारदर्शी वस्तु आ रही, छोटी सी प्रकाश का किरण, तो ये क्या करती है? ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित होकर फिर वापस ऐसे जाती है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रकाश की किरण के बीच कोई अगर छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है तो ये प्रकाश की किरण थोड़ी किनारों से यूं मुड़ जाती है, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किनारों से थोड़ी थोड़ी मुड़ जाती है, सीधी रेखा में नहीं जा रही है, थोड़ी मुड़ जाती है, थोड़ी मुड़ती है। ऐसा नहीं है कोई बड़ा, इतना बड़ा कोई पत्थर आ जाए और उसके साइड से यूं होके जाएगी, ऐसे तो नहीं जाती है। लेकिन छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, वहां पर ऐसा प्रकाश की किरण में होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर निर्धारित कैसे करोगे? विद्युत धारा से जो ऊर्जा है उसकी दर कैसे निर्धारित करोगे? तो भाई कैसे करेंगे कि कुछ सेकंड में किया गया कार्य बटा लगा समय कैसा? सेकंड में ये ऊर्जा है। यानी कि जो कुछ सेकंड के अंदर है ना, सेकंड के अंदर किया गया कार्य, कि कोई भी मान लो यंत्र है, युक्ति है विद्युत की, वो जो है प्रति सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड एक सेकंड में कितना कार्य कर रहा है, वो ऊर्जा की क्या है? दर है। ज्यादा कार्य कर रहा है तो मतलब वो कह देंगे विद्युत धारा से ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। अगर कम कार्य कर रहा है, एक सेकंड के अंदर या प्रति सेकंड कम कार्य कर रहा है, तो कह देंगे कि ऊर्जा कम मिल रही है, ठीक है ना। और ज्यादा कार्य कर रहा है तो कह देंगे ऊर्जा ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आर्मेचर से आप क्या समझते हैं? आर्मेचर भाई साहब, आर्मेचर देखो, जो व्यावसायिक मोटरें बनाते हैं ना, व्यावसायिक मोटरों में एक तो होती है कुंडली, एक तो क्या होती है? कुंडली, एक तो होती है कुंडली। व्यावसायिक मोटरें होती है ना जो अपने घरों में वगैरह यूज करते हैं, तो एक तो होती है कुंडली और एक होता है लोहे का क्रोड, या जिसे वो नरम लोहे का क्रोड कह सकता है, नरम लोहे का क्रोड।
ये क्रोड और कुंडली दोनों को संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? आर्मेचर करता है। ये जो नरम लोहे का क्रोड ये क्या करता है? कुंडली के ऊपर लपेटा जाता है, ठीक है ना। एक तो कुंडली के ऊपर नरम लोहे का क्रोड लपेटा जाता है, उसे अपन दोनों को मिला करके, कुंडली और नरम लोहे के क्रोड को दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन? आर्मेचर कहते हैं। और ये आपको पता है क्या करता है? जो मोटर होती है ना, उसकी शक्ति को बढ़ा देता है, मोटर की शक्ति को बढ़ा देता है। एक फ्यूज तार का अनुमान तक यानी कि रेटिंग 15 एम्पियर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस तार के, कोई फ्यूज है, फ्यूज के अंदर एक तार होता है, ये मान लो फ्यूज है, इसके अंदर एक तार होता है, तो इस तार की जो क्या बोलते हैं अनुमतांक जो है वो कितना? 15 एम्पियर है। इसका मतलब इस कथन का अर्थ क्या? इस कथन का अर्थ ये है कि ये 15 एम्पियर तक विद्युत धारा तक ये गर्म नहीं होगा, लेकिन 15 से ज्यादा आप इसमें विद्युत धारा, 15 एम्पियर से ज्यादा विद्युत धारा दोगे ना तो ये तार गर्म हो जाएगा, और ज्यादा गर्म होगा पिघलेगा और टूट जाएगा तो क्या होगा? विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। एक प्रतिरोध का ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर ए लिखा हुआ है ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पर एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर एक और प्रतिरोध है, और इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे जा रहा है। एक प्रतिरोध यहाँ है और एक प्रतिरोध यहाँ है, और इसको ऐसे जोड़ के यहाँ पर एक ए पॉइंट है और यहाँ पर एक बी पॉइंट है। ये प्रतिरोध 1 ओम है और ये भी 1 ओम है और 1 ओम है, 1 ओम है। ये कह रहा है इस दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपन को दो तरह के प्रतिरोध दिखेंगे। ये ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ये तो आपका समांतर क्रम है, जबकि ये वाला है वो सीधा सीधा जुड़ा है, वो श्रेणी क्रम है। तो पहले इनको जोड़ेंगे, तो R बराबर 1 और 2, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो ये यहाँ का टोटल प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है, और इतना का इतना यहाँ का भी होगा। ये मान लो पूरा R1 माने, ये R2 माने, तो ये R2 कितना होगा? ये 1 + 1, यही तो होता है ना श्रेणी क्रम में। अपना फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2 + R3 ऐसे ही होता है। जब अपन जोड़ेंगे तो 2 ओम इसका भी आंसर आएगा। R2 का मान भी कितना है? 2 ओम। अब देखो इसका टोटल प्रतिरोध 2 ओम है, इसका टोटल कितना है? 2 ओम है। अब ये इस A और B के बीच को जोड़ेंगे ना, तो ये आपको पता ऐसे होके जुड़ा है, यानी कि समांतर क्रम में। इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 1/R बराबर क्या? 1/R बराबर क्या? 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2। तो कितना आंसर आएगा भाई? 2 2 कितना होता है? 1, 1/R बराबर 1, तो R बराबर भी कितना आएगा? 1। ये आंसर 1 ओम आएगा। R बराबर कितना आएगा? 1 ओम। यानी कि इसके और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत है? जो जीवाश्मी ईंधन है वो ऊर्जा के कैसे स्रोत है? सबको पता, अनवीनीकरणीय परंपरागत स्रोत है। अनवीनीकरणीय है ना, जीवाश्म ऊर्जा के जितने भी स्रोत है अनवीनीकरणीय। अनवीनीकरणीय का मतलब क्या? कि इनको वापस दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। अनवीनीकरणीय जैसे पूछे तो कौन? जैसे पेट्रोल, डीजल है ना, ये यानी कि इनको टोटल मिला के पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम। इसके अलावा आपका कोयला, ये सब क्या है? 2 टाइप के हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन है, उसने पूछा ना कि किन्हीं 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखो। एक लिख लेना पेट्रोलियम, एक लिख लेना कोयला, ठीक है ना। चलो अब हमारा खंड आ गया स, यानी कि आपका नेक्स्ट खंड आ गया। अब आपका प्रश्न है वो है उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है? उत्प्रेरक की क्या भूमिका? तो आपको पता है उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की
गति को परिवर्तित करता है। गति को कम भी कर सकता है या अधिक भी कर सकता है, लेकिन और ध्यान रखना, खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। खुद भाग नहीं लेता है तो खुद अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या होता है जब ये मतलब रिएक्शन पूरी करनी है तो SuSO4 प्लस Fe, तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये पता क्या होगा, ये Fe इस कॉपर को हटा देगा, तो खुद क्या जुड़ Fe और SO4 प्लस कॉपर हो जाएगा अलग, ठीक है ना। अगला है Zn प्लस H2SO4, इसमें भी क्या करेगा, Zn इस H2 को हटा देगा, तो Zn प्लस H2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है ना। ये अभिक्रिया लिखनी है, अभिक्रिया पूरी करनी थी। अगला है किन्हीं 3 पादप हार्मोनों का नाम लिखो और प्रत्येक का एक कार्य लिखो। तो हमारे कोर्स में 4-5 हार्मोन है, सबके अलग अलग काम है, याद रखना चाहिए सबके, किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो पहला, सबसे पहला हार्मोन बात करें ऑक्सीन या ऑक्सीन या ऑक्सीन। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, वृद्धि में सहायक है। क्या करता है, वृद्धि में सहायक होता है। ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है, लंबाई में। अगर किसी को लंबा होना होता है ना, तो उसके लिए पौधे के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीन हार्मोन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये क्या करता है, फलों की वृद्धि में सहायक होता है। और किसमें सहायक होता है, फलों की वृद्धि में सहायक होता है, फलों की वृद्धि में सहायक होता है। अच्छा, आपको पता है ऑक्सीन जो है वो प्रकाश और स्पर्श से दूर रहता है। ऑक्सीन हार्मोन जो है प्रकाश और स्पर्श से दूर रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। दूसरा हार्मोन आपका जिब्रेलिन, दूसरा हार्मोन आपका जिब्रेलिन, हमको 3 लिखना है। जिब्रेलिन हार्मोन जो है आपका, ये क्या करता है, पत्तियों और तने की वृद्धि में सहायक है। ये भी वृद्धि में सहायक है, लेकिन किसकी, तने व पत्तियों की वृद्धि, तने व पत्तियों की वृद्धि में सहायक होता है। कौन, आपका जिब्रेलिन, तने और पत्तियों की वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा ये फलों की संख्या बढ़ाता है, फलों की संख्या बढ़ाता है। उस फलों की संख्या और क्या बढ़ाता है, आकार बढ़ाता है। फलों की संख्या और आकार में वृद्धि में सहायक होता है। फलों को मोटा करना होता है तो आपका कौन सहायक है, जिब्रेलिन, ठीक है ना। फिर आपका आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का अपन ने कल जो है वो उपयोग कल वो इसके बारे में देखा था। साइटोकाइनिन का काम क्या है, ये करता है कोशिका विभाजन में सहायता। क्या करता है, कोशिका विभाजन में सहायता, यानी कि कोशिका विभाजन को करता है प्रेरित। इसलिए इसमें ये कहाँ ज्यादा होगा, फलों और बीजों में। वहां पर फलों और बीजों में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन की ज्यादा जरूरत होती है। कल इसके बारे में हमने आपको बताया था। ये करता है फ्लोएम 7 में सहायता। फ्लोएम 7 यानी कि फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। भोजन का, पौधे में भोजन बना पत्तियों से, वहां से टिपण लेकर के कहाँ चला जाता है, जहां जहां देना होता है, ये फ्लोएम 7 करता है। लेकिन ये साइटोकाइनिन भी बोलता है, क्या बोलता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा टिपण लेके, एक टिपण इसको पकड़ा देते साइटोकाइनिन को, तो ये क्या करता है, फ्लोएम 7 में भी सहायक है। इसके अलावा ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी ये सहायक होता है, ठीक है ना। ये 3 हार्मोन तो हो गए, लेकिन पीछे बचे ही 2 है, तो हम उनका भी जिक्र कर लेते हैं। एक है एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है पता है, वृद्धि का संदमन करता है। मतलब बाकी वाले वृद्धि करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, वृद्धि को संदमन यानी कि रोकता है, वृद्धि को संदमन करता है। वृद्धि का संदमन यानी कि रोकता है, वृद्धि को क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका क्या काम है, जैसे पत्तियों का झड़ना या फिर ये क्या करता है, पत्तियों का झड़ना या मुरझाना। पत्तियां अगर मुरझा रही है, पत्तियों का झड़ना या मुरझाना उसमें सहायक है। उसके अलावा ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। क्या करता है, रोकता है। देखो वैसे मैं इसको क्या कहता हूँ, हार्मोनों की दादी है ये, क्या पौधे के अंदर दादी है ये।
दादी बुढ़िया होते हैं ना, बूढ़े लोग, वो क्या करते हैं, वर्दी को संदमित करते हैं। लोगों को कहते हैं ज्यादा मोटा हो रहा है, मोटा नहीं हो रहा है। पत्तियों का झड़ना या मुरझाना, अगर कोई ज्यादा हंस रहा है तो उसको धमका के मुरझा देते हैं, ठीक है ना। और अगर ज्यादा होशियारी कर रहा है तो घर से बाहर ठोक देते हैं, यानी कि झाड़ना। उसके अलावा वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। वाष्पोत्सर्जन को मतलब अगर घर में कोई टावर पानी डोल रहे होते हैं ना, तो ये क्या कहता है, दादी क्या कहती है, छोरे क्या करो, पानी मत डोलो, छोरे पानी मत डोलो। तो ये काम कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। लास्ट है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन आपको पता है गैसीय हार्मोन होता है। इथाइलिन क्या होता है, गैसीय हार्मोन होता है। इसका काम क्या है, रसदार फलों को पकाना है। ये रसदार जो फल होते हैं ना, रसदार फलों को पकाना, रसदार फलों को पकाना, इसका काम क्या है, रसदार फलों को पकाता है। और होता कैसा है, गैसीय हार्मोन होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि, अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को बढ़ाता है, अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रेरित करता है या बढ़ाता है। और अनुदैर्ध्य भाग की वृद्धि को क्या करता है, कम करता है। आई बात समझ है। ये इतने सारे हमारे हार्मोन है पादपों के, इनके कार्य और नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो ये हो गया भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो आपका नंबर जो है वो बेहतरीन स्कोर करेगा, मतलब बढ़िया नंबर लाओगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न। एक समयुग्मजीव आर पुष्प के लाल रंग के लिए, समयुग्मजीव मतलब दोनों ये युग्म सेम है, ये किसके लिए, लाल रंग का है, लाल रंग के फूल के लिए। और विषम युग्मजीव एक है आपका विषम युग्मजीव, आर बड़ा और आर छोटा, मतलब जिसमें एक बड़ा और एक छोटा, वो विषम युग्मजीव, ठीक है। ये किसके लिए, गुलाबी के लिए, ये किसके लिए, गुलाबी के लिए। फिर क्या कह रहा है, के लिए। और एक समयुग्मजीव यानी कि जिसमें दोनों आर छोटे हैं, वो किसके लिए, श्वेत फूल के लिए है, यानी सफेद रंग के पुष्प के लिए उत्तरदायी है। तो विषम युग्मजीव गुलाबी पुष्पों से युक्त दो जनकों के क्रॉस से संतति का शेकर बोर्ड पद्धति से जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात बताना और आरेख भी बनाना। तो देखो हमें क्या करना है, ये गुलाबी वालों का क्रॉस कराना है, तो गुलाबी वालों का आर आर और इसका क्रॉस आर आर कर से करवाएंगे। ये दोनों है कैसे, गुलाबी है। चलो इनके अब बनेंगे युग्मक, क्या बनेंगे, युग्मक। एक तो बनेगा आर, एक बनेगा छोटा आर, एक बनेगा बड़ा आर, एक बनेगा छोटा आर, एक बनेगा बड़ा आर और एक छोटा आर। अब अपना बनाते हैं युग्मनज। अब क्या बनाते हैं अपन, युग्मनज, ठीक है ना। अब कैसे बनेंगे, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, बड़ा आर, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, बड़ा आर छोटा आर, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, बड़ा आर छोटा आर, एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, बड़ा दोनों छोटे आर, दोनों छोटे आर, ठीक है ना। अगर अपन बात करें जीन प्रारूप की, जीन प्रारूप के अंदर क्या होता है कि एक तो जीन हमारे आर आर आए, दूसरे अनुपात में जीन आर छोटा आर, तीसरे अनुपात में जीन हमारा दोनों छोटे आर। तो ऐसे कितने, एक अनुपात, ऐसे कितने, 2 अनुपात 1। तो इसका जीन प्रारूप ये हो गया। फिर है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप मतलब बाहर से ये कैसे दिख रहे हैं। लक्षण प्रारूप की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के पौधे मिलेंगे। जो कैपिटल है ना आर, ये कैसे होते हैं, लाल, तो कैपिटल का लाल रंग के पौधे। इसके अलावा अनुपात, ये गुलाबी रंग के, गुलाबी का अनुपात, उसके अलावा अनुपात श्वेत का। तो देखो लाल रंग का पौधा एक मिला, ये लाल रंग का है, और ये ऐसे कैसे के होते हैं, गुलाबी के होते हैं। तो 2 गुलाबी मिले, अनुपात दोनों छोटे आर श्वेत के होते हैं, तो एक पौधा श्वेत मिला, तो ये अनुपात हो जाएगा लक्षण प्रारूप का। आई बात समझ में। समजन क्या है या किसे कहता है, तो जो हमारी आंख होती है ना, हमारी आंख किसी वस्तु को जब देखती है, यानी कि हमारे आंख के अंदर जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है बताओ,
अभिनेत्र लेंस, ठीक है ना। कौन सा लेंस? अभिनेत्र। तो अभिनेत्र लेंस के पास एक क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, यानी कि अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर देता है, यानी कि अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर देता है। इस क्षमता को अपन क्या कहते हैं? समायोजन क्षमता कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है 0.5 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता बतानी है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। जो f होता है, f का मतलब फोकस दूरी, और ये हमेशा किसमें ली जाती है? मीटर में। तो f का मान हमारे पास कितना दिया? 0.5। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? सॉल्व करेंगे तो 2, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बट्टा करेंगे तो 5 का भाग देंगे 2। अच्छा, इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 डाईऑप्टर। कितने नंबर में पूछा है? 2 नंबर में पूछा है भाई साहब। बताओ, 1 नंबर तो इस मात्र का मिल जाएगा, 1 नंबर सूत्र का मिल जाएगा, बाकी इसका थोड़ी मिल रहा नंबर। ये तो गुणा भाग का थोड़ी मिल रहा है, ये तो कोई भी कर सकता है। गुणा है कोई? 1/0.5 कितना होता है? 2 होता है। चलो भाई, कोई बात नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसे बनता किससे पता है आपको? ध्यान रखना, जिप्सम से बनता है। जिप्सम का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 0.2 क्रिस्टलन जल के अणु होता है। जब इसको गर्म करते हैं, कितना? 373 केल्विन पर, 373 केल्विन की डिग्री नहीं, सिर्फ केल्विन पर। तो क्या होता है? CaSO4 बनता है, पॉइंट आधा H2O बनता है, और इसमें से डेड H2O बाहर निकल जाता है इस जिप्सम से। तो इसे, ये हमारे पास बना, इसे ही तो अपन क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अब इसके उपयोग एक तो सबको पता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। उसके अलावा किस में करते हैं? खिलौने जो बनते हैं उसमें होता है। इसके अलावा जो सीलिंग जो छत होती है, छत के वहां करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीवारों को पुट्टी करने में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे उपयोग आप लोग ध्यान रखना। मतलब और भी सजावट के सामान बनाने हो, कोई डिजाइन के, उनमें भी इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क HCl, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? भाई देखो, अगर शुष्क HCl गैस है, शुष्क HCl गैस है, तो इसमें H+ आयन नहीं बनेंगे। H+ आयन नहीं बनेंगे तो ये कोई अम्ल नहीं होगा। अगर अम्ल ही नहीं है तो लिटमस पत्र को क्यों रंग बदलेगी? ये कुछ है ही नहीं। तो क्या होता है, जो शुष्क होता है ना, उसमें आयन नहीं बनते, आयन सिर्फ जलीय विलयन में ही बनते हैं। इसलिए ये HCl अम्ल है, लेकिन लिटमस का कलर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये शुष्क है। क्योंकि ये क्या है? शुष्क है। शुष्क जो होते हैं वो H+ आयन नहीं देते, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 रूपों का नाम बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कल भी बताया था। संगमरमर, कौन? संगमरमर और शौक 2 नाम बताने थे। या फिर सुना पत्थर, ये भी याद रख लेना, ये है। अगर आपसे सीधा पूछे संगमरमर का सूत्र CaCO3, अगर शौक का पूछे CaCO3, अगर CO3 के रूपों के नाम बताए तो भी ये, ठीक है ना। अगला देखो, अथवा में दिया हुआ है, ये मिलान करना है, कर लेंगे। परबल अम्ल होता है ना, परबल अम्ल कौन होता है? HCl होता है। फिर कह रहा है परबल सार बोला। परबल सार कौन होता है? NaOH होता है। परबल सार कौन होता है? NaOH। फिर क्या पूछ रहा है? दुर्बल अम्ल। देखो, दुर्बल अम्ल HCN होता है, HCN। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इससे आप पता लगा लेना कि ये क्या है?
अम्ल है, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम अगर वैसे ही आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन साइनाइड, ये SNHCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। अगला पूछा दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, तो जो पीछे बचा होगा वो NH4OH, NH4OH, ये आपका दुर्बल क्षार हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अगला है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो एनोड और कैथोड में अपन विद्युत प्रवाहित करें तो कौन सी गैस प्रवाहित हो, कहां पर जाएगी कहां पर नहीं जाएगी। देखो ये मान लो आपने कुछ ले लिया, इसमें आपने जो क्या डाला, सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन, मतलब इसमें क्या है H2O है और क्या है HCl है, HCl है और H2O है, जलीय विलयन है। अब अपन में इसमें डालते हैं, एक तो ये मान लो आपने डाल दिया, एक तो है एनोड और एक है कैथोड, एक है एनोड और एक है कैथोड। अच्छा आपको पता है एनोड को किससे जोड़ते हैं, प्लस वाले से, सीधे से, ये प्लस वाले से, और इसको जोड़ दिया किससे, माइनस वाले से, तो ये आपका। अब अपने कैथोड, अब हम लोगों ने इसमें क्या किया, विद्युत प्रवाहित करी, विद्युत प्रवाहित करेंगे ना तो जो Cl है ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा, तो Cl जो है माइनस का है तो इस प्लस वाले पर जाएगा, तो एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। अब H2 होता है ना, ये प्लस है, सोडियम तो गैस है नहीं तो ये कहीं नहीं जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस H2 है, तो ये H2 गैस कहाँ चली जाएगी, कैथोड से चली जाएगी। H प्लस होता है ना, तो ये H2 गैस कहाँ चली जाएगी, कैथोड से चली जाएगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, खून को कहते हैं, खून को आपके क्या कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। और क्या कहा है, मानव हृदय की लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए। भाई साहब चित्र वही हृदय का, आलिंद, बाया आलिंद, दाया आलिंद, निल्य, दाया निल्य, ये सब लोग आपको बनाना है, ठीक है। मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र की दो विशेषताएं बताओ। दो विशेषताएं ये है कि पहला तो ये रक्त हमारे अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा का मतलब यह है कि खून एक चक्कर पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरता है, तो इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हमारा शुद्ध खून और अशुद्ध खून, शुद्ध खून और अशुद्ध खून दोनों कभी मिलते नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, रंध्र किसे कहते हैं और इसके खुलने और बंद होने की क्रिया का नामांकित चित्र बनाओ। रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। कार्य क्या है, कार्य गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन करना। और क्या कह रहा है, इनके बंद होने और खुलने की क्रिया का चित्र बनाना। ये इस तरह की, ऐसा ये होता है, और जब इस ऐसे होती है सिकुड़ जाती है, तब ऐसे होती है, फैल जाती है तब ऐसे हो जाती है, सॉरी सिकुड़ती है तब तो ऐसे हो जाती है, और फूलती है तब एकदम यूं सीधी हो जाती है, ठीक है ना। ये द्वार कोशिकाएं, इसके आसपास ऐसी और कोशिकाएं होती है, ये ऐसी कोशिकाएं और बना देना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है ना। मैं जल्दी से बना रहा हूं इसलिए ध्यान रखना, आप आराम से बनाओगे। द्वार कोशिका, ये है खुला और ये है बंद। इसके अलावा ये ऐसे निशान दिख रहा है, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ में। चलिए अगला क्या है, जाइलम, पौधे के जाइलम से को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर जाइलम को भाई निकाल दोगे तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। अगर जाइलम को निकाल देंगे तो कौन है, खनिज लवणों का और पानी का परिवहन कौन करेगा। पानी नहीं मिलेगा पौधे को तो पौधा सूख जाएगा, जल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्या है, किसी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के ध्रुवी के बीच में होनी चाहिए। जब देखो उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो मान के चलो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया, M और N ये ध्रुव है इसका P, और वस्तु को कहाँ रखे अपन, वस्तु उत्तल में आपको पता ही दो जगह ही रखी जाती है, यहाँ तो कहाँ रखते हैं अपन, यहाँ तो रखते हैं अनंत पे, यहाँ रखते हैं ध्रुव और अनंत के बीच, तो यहाँ इसका क्या होगा F होगा और यहाँ आगे क्या होगा C होगा। तो जब यहाँ से किरण यूं जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी भाई, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ चली जाती है, ये क्या बोलते हैं मुख्य पक्ष से। अगर दूसरी किरण अपन मतलब यहाँ नहीं जाएगी, यूं परावर्तित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये दिखेगी, इस ये मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई दिखेगी। अगर अपन बात करें ये किरण जा रही है वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, ये वक्रता केंद्र की ओर गई है, तो ये किरण यहाँ से वापस इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तो ये जहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी वहां पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। मान लो ये वस्तु है तो यहाँ पर ये ए डॉट बी डॉट, ये आपका क्या है प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। देखो अपवर्तन का क्या नियम है, ये मान के चलो किरण आ रही है, माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो यहाँ से किरण यूं जाने की बजाय क्या करेगी, थोड़ी यूं जाएगी, और यहाँ अभिलंब होता है, इसे क्या बोलते हैं आपतित किरण या आपतित किरण बोलते हैं। ये अपवर्तित किरण, और ये क्या है अभिलंब है, ये क्या है अभिलंब है। तो ये आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये अपवर्तक सतह पर एक ही तल पर स्थित होता है। पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम है वो है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम या दूसरा अपवर्तन का नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम भी है या स्नेल का नियम भी कहते हैं इसे। ये क्या है, ये क्या कहता है, ये कोण इसे बोलते हैं आपतन कोण, ये कोण क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण को किससे लिखते हैं, तो ये आपतन कोण को आई से लिखते हैं, और आपका अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण को आर से लिखते हैं। तो स्नेल का नियम ये है कि, तो अपना स्नेल का नियम क्या कह रहा है, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, साइन आई की जया बटा साइन आर, यानी कि अपवर्तन कोण की जया बराबर एक नियतांक आता है, बराबर एक क्या आता है नियतांक आता है। यही क्या है आपका दूसरा नियम है अपवर्तन का या फिर स्नेल का नियम है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखो, ये पूरा हो गया। अब गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय सिन परिपाटी का आरेख चित्र बनाओ। गोलीय दर्पणों के लिए जो सिन परिपाटी है वो ये है, सिन परिपाटी बहुत सिंपल है, सिन परिपाटी कुछ नहीं है। जैसे आप गणित में जो आरेख बनाते हो ना, ग्राफ बनाते हो ना, वैसा। जैसे मान के चलो ये दर्पण है, तो दर्पण का ये M और ये N, ये मुख्य अक्ष और यहाँ पर ये आपका ध्रुव है। तो ध्रुव से इधर यानी कि लेफ्ट साइड की दूरियां मापी जाएगी ना, वो ऋणात्मक ली जाएगी। इस साइड की दूरियां होगी राइट साइड की, वो क्या होगी प्लस यानी कि धनात्मक होगी। ऊपर की दूरियां जो होगी वो क्या होगी प्लस यानी कि धनात्मक होगी, और नीचे की जो दूरियां होगी वो ऋणात्मक दूरियां होगी। तो इधर कोई भी दूरी मापनी है तो ऋणात्मक, यानी कि जो लेफ्ट हैंड है वो ऋणात्मक, राइट वाला धनात्मक। ऊपर है तो धनात्मक, नीचे है तो ऋणात्मक। ये है सिन परिपाटी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, लेंस के संबंधित निम्न की परिभाषा बताओ। निम्न की परिभाषा, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष जैसे मान लो ये लेंस है, तो लेंस में क्या होता है वक्रता केंद्र दो होते हैं, एक तो ये C1 है और एक ये C2 होता है ना। इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, तो वक्रता केंद्र दो C1 और C2 दोनों वक्रता केंद्रों के को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं लेंस का, ठीक है। दूसरा है फोकस दूरी।
फॉक्स दूरी क्या होती है लेंस में, तो मुख्य फॉक्स। और अच्छा ये बीच का होता है ना, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो मुख्य फॉक्स, और मुख्य फॉक्स का मतलब एफ, मुख्य फॉक्स व प्रकाशिक केंद्र को लिखते हैं ओ से। ओ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फॉक्स दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉक्स दूरी। इसको लिखते हैं किससे, छोटे एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर हमारा ये मॉडल पेपर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, याद करोगे, ठीक है ना। दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।